डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल आप लोगों का बोर्ड का पैक्टा का इम्तिहान है मैथ का। तो उसके लिए जो एमसीक्यूज़ हैं वो कहाँ से आएंगे? तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं इंग्लिश और उर्दू मीडियम के, ये उर्दू मीडियम के हैं। और इसी वीडियो के बाद में यानी कि पहले उर्दू के पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों के भी पढ़ाएंगे एमसीक्यूज़, ठीक है। तो पहले उर्दू के पढ़ाएंगे, लेकिन मैं एक और बात बताऊँ कि ये हमने एआई से बनवाए हैं सारे। एआई को हमने सारा डाटा दिया, उसको स्मार्ट सिलेबस भी दिया, आपकी बुक भी दिया, उसके पास पेपर्स भी दिए हैं, जो उन्होंने बोर्ड के पेपर छापे थे वो सारे दिए हैं। एआई ने उस सारे को अपने पास स्टोर किया और उसको हवाला देकर, उसको सारी एक्सप्लेनेशन देखकर उसने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और उसके बाद ये एमसीक्यूज बनाए हैं। और जितने जितने एमसीक्यूज हर टॉपिक में से आने थे उतने उतने उसने बना दिए हैं, और जो सबसे मेन है वो वाले बनाए हैं। अब जो बच्चा इसको प्रिपेयर कर लेगा, इन एमसीक्यूज को, इनका मेथड समझ लेगा, उसके लिए वो जो दूसरे बोर्ड के पेपर में आएंगे वो भी हल करने बड़े इजी हो जाएंगे। यानी कि उनके अंदर बस वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। मसलन 1/3 है तो वहाँ पे 2/3 आ जाएगी, इस तरह की। लेकिन आप लोगों का मेथड वाइज करा रहे हैं, आप लोगों ने मेथड इसका देख लेना है, तो आप लोग ईजीली इसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पहले उर्दू मीडियम के, बाद में हम लोग करवाते हैं। इसके बाद उर्दू के जब पढ़ लेंगे, इंग्लिश मीडियम के बाद में पढ़ते हैं। पहला जो एमसीक्यू है ना, मुख्ततिम का मतलब है ख़त्म होने वाली कसर। अब ये पहले 1/3 इसको डिवाइड करें ना, कैलकुलेटर अगर यूज़ करने में फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर ना ये बताऊं कि जिसके नीचे 5 आ जाए ना वो मुख्ततिम लाजमन, वो 1 या 2 स्टेप के बाद या 5 का मल्टीपल भी आ जाए 10-15 डिवाइड में, तो वो लाजमन ही मुख्ततिम होगा। डी ऑप्शन। यानी कि आगे कौन सा गैर नातिक अदद है? ये √2, जिसके ऊपर भी √2 आए ना लेकिन उसका पूरा जज़र ना बन, तो जैसे 4 का जज़र तो 2 पूरा बन जाता है, तो ये नातिक है। लेकिन √2 जो है वो गैर नातिक है, जिसका जज़र पूरा ना बने। मतलब 5 का जज़र, 7 का जज़र, 11, 10, इनका जज़र पूरा नहीं बनता, तो ये जो है इनको क्या कहते हैं? गैर नातिक। आगे तीसरा सवाल, -4 की मुतलक कीमत। ये मुतलक कीमत उर्दू में इसको कहते हैं, इंग्लिश में एब्सोल्यूट, तो ये जमा 4 आ जाएगी। यानी कि ये लाजमन इस तरह का आएगा, मनफी को सिर्फ अलामत ज्वाइन करके जमा कर देनी है। इस तरह का कोई भी आ सकता है, -5 का मसलन -6 का सिर्फ जमा 5 आएगा अलामत, यानी कि इसमें एब्सोल्यूट में लाजमन जमा गया कि मनफी की नहीं है। आगे 7 का ज़रबी माकूस, यानी कि इसका मतलब है कि उसको उलट करना है। तो 7 का उलट क्या होगा? 1/7, यानी कि और कोई अलामत चेंज नहीं करनी, सिर्फ उस को उलट करना। मतलब 6 का 1/6 है, अब -2/3 हो तो उसका -3/2 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ उसको उलट किया, ना कि उसकी अलामत चेंज की है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, एस्टिमेशन में से, यानी कि ये पहले चैप्टर का हिस्सा है। अदद जो 28.4675 को 2 दर्जे, इशारी के बाद सिर्फ 2 दर्जे तक, तो ये 0.46 देखा, लेकिन आगे 7 से बड़ा है तो 6 को 7 में, तो 28.47, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 6 -32.435, 1 दर्जा तक, इशारे के बाद सिर्फ 1 दर्जा, तो 0.4, आगे 3 चूँकि 5 से छोटा है इसलिए -32.4, पहला ऑप्शन ही ठीक होगा। आगे 7, कुदरती आदाद के सेट, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो n वाला, दूसरे भी आपको याद होने चाहिए, W मुकम्मल आदाद होते हैं, और ये जो 0 से शुरू होते हैं, P प्राइम नंबर मुफरद आदाद होते हैं जिन पर कोई टेबल नहीं जाता, और Z जो होते हैं इंटीजर होते हैं, वो सही आदाद जिनको जमा और मनफी दोनों में लिख सकते हैं। आगे 8वां, पहले 4 मुफरद आदाद का सेट। ये मुफरद आदाद वेरी इंपॉर्टेंट है। मसलन ये इन पर कोई टेबल नहीं जाता, कोई पहाड़ा नहीं जाता, और ये 2 से शुरू होते हैं। तो ये देखो 2, 3, 5, 7, तो बाज़ औक़ात ये भी इसका पूछ लेता है कि सबसे छोटा मुफरद अदद कौन सा है, तो वो 2 होगा। इसमें माइनस के नहीं होते, सिर्फ ये याद रखना है कि 2 से, मसलन आगे वो 5 कहता है ना, 5 मुफरद अदद, तो 2, 3, 5, 7 के बाद 9 भी लिखा होगा, 9 मुफरद अदद नहीं है। उसकी वजह कि उस पर तो टेबल 3 या 9 चला जाता है, तो लिहाजा आगे 11 आएगा। आगे ये पावर सेट WX, इसकी वजह 1 व 2 भी दे सकता है, A व B भी दे सकता है। तो जिसमें 2 नंबर हो ना सेट में, उसके 4 सब सेट बनेंगे, तो सारे सब सेट पर मुश्तमिल जो सेट होता है उसको हम कहते हैं पावर सेट। तो ये A वाला ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ B वाला क्यों गलत है, कि खाली के गिर्द ब्रैकेट डाल देना ये वाले, तो ये गलत हो जाता है। खाली के लिए सिर्फ ये साइन या खाली सेट,
और दूसरा सी क्यों गलत है कि 0 तो उसमें है ही नहीं, इस तरह डी क्यों गलत है कि उसमें 1 भी नहीं है, तो बाहर से तो आता ही कोई नहीं, तो इस तरह सिर्फ ए ठीक है। आगे 10वां, डी मॉर्गन के कवानीन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट बराबर किसके होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये कंप्लीमेंट की वजह सी भी लिख लेता है, और उधर यूनियन हो तो इधर इंटरसेक्शन आ जाता है, तकातो जिसको उर्दू में कहते हैं, इधर तकातो तो उधर यूनियन आ जाता है, लेकिन अलग अलग कंप्लीमेंट सब के ऊपर होगा। ये ना लॉन्ग में भी डी मॉर्गन कानून जो है ना साबित करने आएंगे, उसमें आपको कंप्लीमेंट निकालना आएगा। तो फिर आगे 11वां सवाल जो है उसमें तो सीधा सा है कि यूनियन मालूम करना है दोनों सेटों को। यूनियन में सारों की तरतीब लगा देनी है, लेकिन कोई हिंसा डबल नहीं लिखना, बेशक वो 2 दफा है, और किसी को छोड़ना नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो डी वाला ठीक है। अब 12 जो है 1 व 2 के ताती सेट, तो 4 बनेंगे। पहले मैंने बताया ना कि 2 अगर नंबर हो तो उसमें 4 सब सेट बनते हैं, ताती सेट बनते हैं। आगे ये तनासब, ये जो है इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो x और 3 आखिर पर है ना, यानी कि शुरू हो रहा, इनको कहते हैं तरफैन, और जो मिड में है ना 6 प्रोपोर्शन, यानी कि तनासब की 4 नुक्ते होते हैं और निस्बत के 2 नुक्ते होते हैं। तो x को 3 से मल्टीप्लाई करने, 6 को 6 से 3 फिर डिवाइड हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 36, 36 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो 12 इसका आंसर आ जाएगा सी वाला। आगे 14, अगर 10 पेंसिलों की कीमत 100 रुपये तो 15 ऐसी पेंसिलों की कीमत, तो अब 10 देके 100 के आते हैं, तो एक पेंसिल 10 रुपये की आएगी, तो 15 15 दाएँ 150, ये यूनिट मेथड इकाई का तरीका इसको कहते हैं। आगे 15 तनासब जो है x निस्बत u, तनासब u निस्बत w में चौथा मुतनासिब, तो चौथा मुतनासिब w है, तो बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। लेकिन अगर इसको वो सॉल्व करके देता है ना, तो फिर इसका आंसर w को x से मल्टीप्लाई करना है, u को v से करना है, तो wx इज इक्वल टू uv, और w का आंसर आएगा uv बटा x, यानी कि ये भी ऑप्शन दे सकता है, तो ये भी उसका ठीक होगा। वैसे पढ़ें तो सिर्फ यानी कि w उसका है, यानी कि 4th प्रोपोर्शन चौथा, लेकिन अगर हल करके बताए तो uv बटा x भी इसका ऑप्शन बन सकता है। आगे 16 जो है, एक खिलौनों की कीमत 100 रुपये, अगर इसको 90 रुपए में फ़रोख्त करें तो फीस छूट कितने फ़ीसद होगी, तो 100 के पीछे 10 रुपये उसको, तो 10% ही छूट हो जाएगी। आगे 17, अली ने एक कार 50,000 रुपये 5 लाख में ख़रीदी है और 5,60,000 में फ़रोख्त कर दी, तो ये तो आम सा सवाल है कि उसकी कीमत खरीद 5 लाख है और 5,60,000, तो उसका नफ़ा 60,000 रुपये उसको मिल जाएगा। आगे हिसाबी सिलसिला की चौथी रकम मालूम करने का फार्मूला, तो ये a जमा 3d, क्योंकि ये होती an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि d के साथ अगर चौथी रकम निकालें तो 3 आएगा, 5वीं निकालें तो 4 आ जाएगा, एक कम होके आएगा, यानी कि चौथी रकम है तो 3d आया, अगर 5वीं रकम हो तो 4d आना था। आगे 19 क्वेश्चन, अगर an इज इक्वल टू 2n प्लस 5, तो a 5, n की बजाय उसने 5 पुट किया है, तो a 5 आ जाएगा, लेकिन आगे n की बजाय 5 पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 और 5 प्लस करेंगे तो 15, पहले a वाला आंसर ठीक हो जाएगा। आगे हिसाबी सिलसिला 5 9 13 17 की अगली रकम, तो 9 में से 5 निकाले 4, यानी कि पहले कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, तो फ़र्क, और उसको आगे जमा करते जाएं तो वो हमारा अगली टर्म, अब 5 में 4 जमा 9, 9 में 4 13, 13 में 4 17, 17 में 4 21, तो ये कॉमन डिफरेंस। तो 22 क्वेश्चन एल की दो मनफी, अच्छा 21 जो है ये 1 2 4 8 में 5वीं रकम, ये देखो ये ज़रबी सिलसिला है, ज़रबी सिलसिला में क्या करना है, आर कॉमन रेशो निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन रेशो आर, और वो कैसे निकालते हैं, छोटा आर कि दूसरी टर्म को पहली टर्म के ऊपर डिवाइड करते हैं, 2/1, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली अगली टर्म आती जाएगी, 1 को 2 से करें 2, 2 को 2 से करें 4, 4 को 2 से करें 8, 8 को 2 से करें तो 16, इसी तरह आगे बेशक से 32, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कॉमन रेशो निकालना होता है ज़रबी सिलसिला में। अब ये जो है ना इस तरह का भी तजज़ी वाला लाजमन आएगा जी, क्यों कि 2 स्क्वायर होंगे उनके दरमियान माइनस, अब L तो स्क्वायर है लेकिन 25 को पहले आपने देख लेना है 5 का स्क्वायर होता है, तो इस वजह से
जब 5m का स्क्वायर लिखेंगे तो l माइनस 5m और l प्लस 5m, तो यानी कि a वाला ठीक होगा, लेकिन ये फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो लाजमन पहले उसका स्क्वायर बनाना है। आगे 23 अलजबरी जुमले -5x प्लस 6 में अद्दी सर, तो -5 इसका अद्दी सर x के साथ देखना है। अब माइनस लाजमन इसमें वो +5 भी आगे ऑप्शन दे सकता है, तो जो उसके साथ साइन की अलामत है वो लाजमन देखनी है। अब 24 कसीर रकमी 4xy स्क्वायर का दर्जा, डिग्री इंग्लिश में कहते थे, तो ये x की पावर 1 है, y की 2 है, तो दोनों को जमा करके देखेंगे तो 2 और 1 3, तो इसका दर्जा यानी कि डिग्री कितनी आएगी 3 आएगी। आगे है अलजबरा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो 6 को हमने टेबल पढ़ना है, इसको माइनस करें तो x का कोफिशिएंट 1 बन जाए, तो क्योंकि 6 को हमने देखना है उसका साइन माइनस है, इस वजह से उसको जब माइनस करेंगे तो दरमियान में जो टर्म है उसको तोड़ना होता है, तो उसको फिर +1, तो 3 2 ज़ा 6, वैसे तो 6 1 ज़ा 6, तो 6 में से 1 जाए तो 5 होता है, या तो दरमियान में 5x होता, लेकिन 1 है तो 3 2 ज़ा 6, तो 3 प्लस का होगा और 2 माइनस का, क्योंकि 3 माइनस का ले लें तो फिर वो वहाँ पर -x आना चाहिए था। अगर यही सपोज सवाल दे देते हैं ना x स्क्वायर प्लस x माइनस और x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, तो फिर x माइनस 3 और x प्लस 2 वाला बी वाला ठीक हो जाना। यानी कि इसको आप लोगों ने गौर करना है कि दरमियान वाली जो टर्म है अगर वो प्लस की है तो बड़ा नंबर लाजमन ही प्लस का लेना है और छोटा। अब यक दर्जी कसीर रकमी किसको कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, तो जिसमें x के ऊपर 1 आए x की पावर, वो यक दर्जी होती है, तो बी वाला ऑप्शन ठीक है। बाकी किसी में भी x की पावर 1 नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो वो डिवाइड में आ रहा है, डिवाइड में नहीं होता। आगे 27 4x स्क्वायर y और 3x का हासिल ज़रा प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से 12 और x की पावर 1 है, दूसरी की 2 है, तो x की पावर 3 बन जाएगा और y वैसे साथ आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाए। 28 कुरा की सतह रकबा निकालने का फार्मूला, तो पहला 4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूले तो याद करने हैं। लाजमन कुरे को कहते हैं सफ़ियर, तो ए वाला ठीक है। आगे 29 अगर कुरा का रदास 1 सेंटीमीटर तो उसका रकबा, तो आर की बजाय 1, तो 4 पाई आर स्क्वायर था ना, तो सिर्फ 4 पाई बच गया, यानी कि आर की बजाय 1 1। इसी तरह ये आप लोगों ने दायरे का भी याद रखें, दायरे का सिर्फ 4 पाई स्क्वायर होता है, 4 पाई पाई आर स्क्वायर, दायरे का सिर्फ क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला उसने भी बाजू का रदास 1 कहते, तो सिर्फ उसका फिर रकबा जो है वो पाई आ जाएगा। आगे 30 जो दी गई है राम की तिरछी बुलंदी, स्लांट हाइट इसको कहते हैं, तो ये नीचे देखो बेस इसने 12 दी है 5, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो स्लांट हाइट एक किस्म का हाइपोटेन्यूज है जिसको 72 कहते हैं, तो वो 13 बन जाएगा। अगर इनको सारों को करेंगे ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो 13 वाला ठीक है ऑप्शन। अगर कुर्रा का रदास 3 सम हो तो उसका हुजम, तो ये जो हुजम है उसमें पाई आर क्यूब आ जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 के नीचे 3, तो ये अब 3 है, तो 3 को जब हम उधर आर की बजाय 3 लिखेंगे, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 3 दफ़ा, तो एक दफ़ा ये नीचे जो 3 है उससे कट जाएगा, तो बाकी 3 दिया 9 बचेगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला डी वाला ठीक है। आगे दी गई कीमत उज़ावे मुसल्लस में एक्स की कीमत, ये तो सीधा सा पाइथागोरस थ्योरम है, ये पहले भी 5 और 12 का है, तो आगे एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो वो 25 और 144 169 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 13। तो ये वैसे भी याद रखना है। मखरूत का हुजम, ये जो था ना मखरूत का हुजम, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है उसका, तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा ये वाला, यानी कि ना ये हुजम का फार्मूला है। असल में सफ़ियर को 3 हिस्से करें ना तो वो मखरूत बनता है, तो उसका पाई आर स्क्वायर एच ये बन जाएगा। आगे 34 में मुतमासिल अशकाल, तो पहला ए वाला ठीक है, यानी कि बिल्कुल उनकी हर चीज़ सेम होनी चाहिए। आगे 35 PQRS,
तो मुतमासिल इजला यानी कि ये जो दोनों में इक्वल हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, यानी कि ये ट्राइंगल और दूसरी की पी एस, ये दोनों सेम है। आगे मुतमासिल मसलतों में पी क्यू आर, और मुतमासिल उसने पहले ही दे दिया, तो दोनों हैं तो इक्वल, तो पी क्यू लेफ्ट साइड पे तो एक्स वाई भी लेफ्ट साइड के, वो दोनों सेम आएंगे। आगे 5 तलबा का इंचों में, तो इसका मवाद का हिस्सा इन पाँचों को जमा कर लेना है और फिर हमने क्या करना है, 5 पे ही डिवाइड करना है। तो इसका आंसर गालबन 56 आ जाएगा, यानी कि चारों को जमा करें ना। इसी तरह आगे मुजर्रद, ये 10 तलबा यानी कि जिनमें कोई इशारिया वगैरह नहीं, बाकी देखो सब में इशारिया आ रहा है। आगे वस्तानिया, तो इसको पहले तरतीब देनी है और फिर दरमियान में ये देखो तरतीब नीचे दी 2 4 8 9, तो दोनों साइड पे एक एक कार्ड के दरमियान में अगर एक बचे तो वो वस्तानी होता है, अगर 2 बचे तो उनको प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें, तो 8 4 12/2 6 आ जाएगा आंसर। आगे ये जो है आधा, आधा जो सबसे ज़्यादा बार रकम रिपीट होती है ना, तो वो 2 जो है देखो इसमें कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा रिपीट हुई है, तो ये आधा 2 होगा। बाकी 8 भी रिपीट तो हुआ है लेकिन वो 2 दफ़ा हुआ है। अब हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सॉल्व करेंगे। तो अब शुरू में ही उसने वैसे ये बता दिया बड़े अच्छे वाज़े तरीके से कि ये पहले चैप्टर से 11 आ जाने हैं, अगले से 10 आने हैं, तीसरे में से मेजरमेंट्स में से 6 और ज्योमेट्री में से 3, और इस तरह इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में से 4, इस तरह 40 नंबर के आ जाएंगे। अब सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई करें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसमें से कौन सी है। तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी हल करनी पड़नी है, थोड़ी सी जल्दी जल्दी करेंगे तो, लेकिन इसका आंसर है 2/5। उसके अलावा एक ट्रिक ये है कि अगर किसी भी रकम के नीचे या कोई वैल्यू है उसके नीचे अगर डिवाइड में अगर 5 आ गया तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगी। 5 या 5 का मल्टीपल यानी कि 10 15 जिसके ऊपर 5 का टेबल जा रहा है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगी। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये जो पाई है इसके अंदर ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। वैसे ये जिसके ऊपर अंडर रूट आए वो भी इर्रेशनल होता है, जिसका स्क्वायर पूरा ना, यानी कि जो स्क्वायर रूट जिसका ना बन रहा हो। अब इसका तो ये 5 पूरा पूरा बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 होता तो अब ये पूरा स्क्वायर नहीं था जा रहा, तो ये भी इर्रेशनल हो जाना था। लेकिन अगर ये अंडर रूट 9 हो तो इसका स्क्वायर रूट आता है 3, लेकिन ये फिर रैशनल हो जाना था। लेकिन यहाँ पे अगर पाई मौजूद हो तो फिर वो पाई कर देना आप लोगों ने, पाई इर्रेशनल है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, अब ये जहाँ पे मॉड आ जाए इस तरह करके 2 लाइनें लिखी हों, उसकी वैल्यू हमेशा माइनस वो ख़त्म कर देता, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी +5 आ जाएगी। आगे है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, तो ये याद रखनी है आप लोगों ने, ये 1 होती है। अब आगे राउंड ऑफ करना है नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये 1 2 3 यानी कि इसको हमने चेंज करना है। अब इसके अगली वैल्यू कौन सी है, 7, वो 5 से बड़ी है, तो इसलिए ये जो 6 है ये 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 48.356 की जगह 7 आ जाएगा, और अगली रकम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बी आंसर ठीक है। उसके बाद है कि राउंड ऑफ करें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि इसको हम लोगों ने चेंज करना है। अब ये 5 आ रही है, 5 आ जाए या 5 से बड़ी आ जाए तो उसको हम लोग ये वाली जो वैल्यू है उसको चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगी 2 3, 4 की जगह 5 आ जाएगी, आगे बेशक 0 0 डाल दें। उसके बाद है कैलकुलेट प्रॉफिट फाइंड करने का, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला। तो प्रॉफिट ऊपर और नीचे कॉस्ट प्राइस रखनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। लेकिन अगर वो यही कह देता कि इसके लिए आप लोग करें लॉस परसेंटेज के, तो वो जहाँ पे ऊपर प्रॉफिट लिखा हुआ है उसके ऊपर आप लोगों ने वो लॉस लिख देना था, ठीक है। तो ये लॉस परसेंटेज का फार्मूला निकल आना था। अभी उसने कहा है कि एक टॉय उसने खरीदा 100 रुपये का और उसने उसी को 90 रुपये में बेच दिया, तो कितनी डिस्काउंट परसेंटेज उसने की है। तो 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये उसने छोड़े हैं तो वो 10% ही डिस्काउंट आ जाएगा। अब आगे हमारे पास है नंबर 9 कि उसके अंदर उन्होंने ए और बी 2 सेट्स दिए हैं, उसके अंदर ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो यूनियन में सारी रकमें तरतीब से लिखनी होती हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, जिस तरह ये 3 है, तो उसको हमने लिखना एक दफ़ा, ये 2 दफ़ा नहीं लिखना, रिपीट नहीं करनी, एक ही दफ़ा लिखनी है सिंगल टाइम रिपीट किए बगैर। तो वो आ जाएगी 1 2 3 4 और 5 भी हम लोग लिख लेंगे इसके अंदर। तो ये ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद है इंटरसेक्शन फाइंड करना। इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में सेम वैल्यू हो
उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये 3 इसमें ए में भी है और बी में भी है, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, यानी कि 3। अब द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं। अगर तो कोई 2 उसने सेट में वैल्यूज़ दी होंगी तो उनका हमेशा जो सबसेट आएंगे वो हमेशा 4 आएंगे। तो ये सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। एक पहला आ जाएगा खाली, इस तरह 5 लिखना है, इसके गिर्द ब्रैकेट नहीं लगानी, ब्रैकेट एक बड़ी लगा देनी है बस, सॉरी बड़ी ब्रैकेट, अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ पे सॉरी नहीं लगानी, वो सिर्फ पावर सेट में लगानी होती है। तो अब इसका एक हो जाएगा पहला एक्स, ये खाली सेट, दूसरा होगा एक्स, फिर होगा वाई और फिर होगा एक्स वाई, इनके गिर्द ब्रैकेट लगानी होती है अलग-अलग। तो अब यहाँ पे थोड़ी सही लग नहीं रही। तो ये पावर सेट फाइंड करने का सीधा सीधा एमसीक्यूज में फार्मूला होता है कि ये सॉरी सबसेट्स को 2 की पावर n, अब 2 रकमें थी 2 के ऊपर n पुट करें, n अब हमारे पास 2 रकमें तो 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 4 होगा। इसी तरह 3 वैल्यूज हों तो 2 की पावर 3, n की जगह 3 हो जाना था तो 2 की पावर 3 8 हो जाता है। ठीक है, इस तरह n गिन लेने हैं आप लोगों ने। आगे हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है। तो डी मॉर्गन लॉ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक ज़रूर आना है, हमारी दूसरी वीडियो भी है, उसको भी देख लें, ऊपर आप लोगों को स्क्रीन के कॉर्नर में नज़र आ रही होगी लिंक एक, उसको दबाएंगे तो वो चल पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर सारे लॉन्ग्स आप लोगों करवाए हुए हैं। तो अब ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, ये सी छोटा लिख दे या छोटी डैश लगा दे, दोनों का मतलब कंप्लीमेंट होता है। तो इसके इक्वल में क्या होता है, इसके आगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा इसका लॉ होता है कि अगर यहाँ पे अगर तो इंटरसेक्शन आ गया तो यहाँ पे फिर यूनियन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इसका ठीक है। 2 डी मॉर्गन के लॉ हैं जो लॉन्ग में ज़रूर आने हैं। वेन डायग्राम में इफ सेट ए और बी डिसजॉइंट हैं तो इनका इंटरसेक्शन किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, ये ज़बानी याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब इफ़ n ऑफ u इज इक्वल टू 50 और n ऑफ a 20 है तो n ऑफ b 15 है, तो a और b अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उनकी n ऑफ a यूनियन b क्या होगी, तो वो 35 हो जाएंगे इसके। ठीक है, 20 जमा 35 कर लेने हैं। हाँ 20 जमा 15 सॉरी वो आंसर 35 आ जाएगा। अब उसने कहा फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है, ये पहली होती है, ये दूसरी होती है, ये तीसरी होती है, चौथी होती है। पहली को चौथी के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरी को तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 2 क्रॉस x तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे 4 क्रॉस 3 12 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 12 आ गया, तो ये 2 डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 हमारे पास, तो ये बी ऑप्शन आ गया। आगे इफ़ मोर वर्कर्स कंप्लीट अ स्पेसिफिक जॉब इन फीवर डेज, जब भी वर्कर्स और डेज आ जाए तो ये हमेशा इन्वर्स वेरिएशन होगी हमारे पास। आगे है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब उसने सिर्फ कहा है कि x की प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो अब वही प्रोडक्ट ऑफ मीन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर लेना है। तो ये दरमियान में x क्रॉस x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और ये 12 क्रॉस 3 तो ये 36 हो जाएगा। तो अब x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 36। तो अब दोनों का अंडर रूट कर लें स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो 36 का अंडर रूट होता है हमारे पास 6, तो ये बी आंसर आ गया। आगे है द नेक्स्ट टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस जब भी फाइंड करना उसके अंदर दूसरी रकम में से पहली रकम को माइनस कर देना, यानी कि फर्स्ट सेकंड वैल्यू 5 है और फर्स्ट वैल्यू 2 है, तो 5 माइनस 2 हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। फिर उसको आगे देखते जाएं तो वो हमारे पास डी क्या आ जा रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 5 प्लस 3 8 आता है, आगे 8 प्लस 3 11 आता है, अब 11 प्लस 3 14 आएगा। इसी तरह अगर 14 के आगे वो कोई कहता तो आ जाना था 17 आ जाना था, तो आगे चलता जाएगा। अब आगे nth टर्म कैलकुलेट करने का अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या फार्मूला है, तो वो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू d, ये फार्मूला आप लोगों को ज़बानी याद होना चाहिए। आ गया फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जब भी फाइंड करना है तो उसके अंदर कॉमन रेशो फाइंड करनी है, यानी कि सेकंड वैल्यू को फर्स्ट 1 पे डिवाइड करना है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 तो 2 आंसर आएगा, तो उसको फिर अगलों के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 क्रॉस 2 4 आ जाएगा, 4 क्रॉस 2 8, 8 क्रॉस 2 आगे 16 आ जाएगा, तो इसका आंसर 16 है। आगे अगर 6 टर्म पूछ लेता तो वो हो जाना था 16 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 32, तो इस तरह आगे 7th भी पूछ सकता, 32 क्रॉस 2 फिर 64 हो जाना था। आगे इफ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय
ए एन इज इक्वल टू 3n+1, देन फोर्थ टर्म विल बी, अब उसने फार्मूला दे दिया है nth टर्म के लिए, वो कह रहा है फोर्थ टर्म फाइंड करें। तो जहां जहां पे ये n लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप लोग 4 लिखते जाएंगे। तो A4 इज इक्वल टू 3 क्रॉस n की जगह 4 हो जाएगा, 12 हो गया, 12 + 1 इज इक्वल टू 13। तो A4 आ गया हमारे पास है 13। आगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x² + y। अब x की वैल्यू पावर क्या है 2 है, और y की पावर जिसकी कुछ भी ना हो वो 1 होती है। तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स की अगर तो हम लोग पावर को ऐड करें तो 2 + 1 3 आ रही हैं, तो ये इसका ऑप्शन सी वाला। आइडेंटिफाई लीनियर, लीनियर का मतलब होता है 1 सिंगल, तो इसमें से कौन सी की वैल्यू 1 है, पावर 1 है, वो ये x की पावर 1 है। अब कुछ कहेंगे कि ये d की क्यों नहीं है, तो ये इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, 2 होगी, सॉरी 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो इसकी डिग्री 2 हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ 2x और 3y, 2x मल्टीप्लाई 3y, मतलब ये कह रहा है, तो 2 क्रॉस 3 हमारे पास 6 हो गया, और x और y वैसे का वैसे, तो b 6xy आंसर आ जाएगा। अब फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए ये 5 का स्क्वायर क्या होता है, और 25 का स्क्वायर होता है 5, तो ये x² - 5² भी मैं लिख सकता हूँ। तो अब ये हमारे पास a² - b² वाला फार्मूला हो गया, जो कि इक्वल होता है a + b और a × a - b, तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 5 और x + 5। अब ये a + b होल स्क्वायर मशहूर फार्मूला है, तो ये इक्वल होता है a² + b² + 2ab। ऐसे भी हो सकता है ये a² + 2ab + b², एक ही बात है, हो सकता है वो +b² + 2ab लिख दे, वो भी ठीक है। आगे है एक्सपेंड करना है, वही a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, ये a + b का फार्मूला था, ये a - b का फार्मूला है। जहां पे वो प्लस आ रही है 2ab में, वहां पे सिर्फ माइनस आ जाएगी, देख रहे हैं, तो ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है। आगे फैक्टराइज करना है, तो ये इसको इसका मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे 1 है, 6 1 ज़ार 6 हो जाता है। कोई ऐसा पढ़ना है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 6 आंसर आए, और प्लस और माइनस करें तो यहाँ पे 5 आए। तो 3 मल्टीप्लाई अगर 2 करें हम लोग तो उसका आंसर 6 भी आता है, और अगर तो 3 + 2 करें तो उसका आंसर भी 5 आता है। तो ये 6 वाली शर्त भी पूरी होगी और ये 5 वाली शर्त भी, लेकिन दोनों पॉजिटिव वाले, x + 2 और x + 3, ये ए वाला ऑप्शन। आगे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेन्यूज सी लेग्स a एंड b, द इक्वेशन c² + a² इज इक्वल टू b²। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, वो एक इस तरह की भी आ जाती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ये भी इस तरह भी पूछ सकता है वो आप लोगों से। आगे इफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, तो ये अब इसमें वही c² + a² इज इक्वल टू a² + b², या ये वाला फार्मूला लगाएं तब भी वैल्यू आ सकती है। तो ये अक्सर जो पेपर में देता है वो ये 3 पेयर्स ही देता है, या 3 4 5 या 6 8 10 या 5 12 13, यही वाली वैल्यूज देता है। तो अब ये 3 और 4 दिया, तो अगली रकम क्या होगी 5, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर तो आप लोग हल करना चाहें तो ये 3 का स्क्वायर, अब ये a² और b² उसमें दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, और b का 4 का स्क्वायर 16, तो 4 + 16 + 9 इज इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर। वरना ये वाली 3 वैल्यूज याद रख ले तो अमूमन इसी में से ही आना है। आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड्स 300 मीटर स्क्वायर और लेंथ है उसकी, तो ये 300 को अगर तो आप लोग 20 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 15 मीटर, तो ये 15 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब ये मीटर स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे मीटर नीचे यहाँ पे भी है और ऊपर मीटर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर एक जो मीटर है वो मीटर से काट देगा, पीछे मीटर रह जाएगा। आगे राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, तो वो होती है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, यानी कि एक तरफ c² होता है, दूसरी तरफ a² + b² होता है हमारे पास, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। आगे लैडर 10 मीटर लॉन्ग है, मेड रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, इफ इट रीचेज अ विंडो 8 मीटर हाई, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर टू द वॉल इज, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास यही वाला 6 8 और 10 वाले में से, ठीक है। आगे इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अब ये फिर वही 6 8 10 वाली बात आ गई, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। आगे अब ये फर्ज करें, उसने यहाँ पे शक्ल तो नहीं दी, शक्ल के बगैर भी दे सकता है कि 2 ट्रायंगल्स हैं PQR और XYZ। तो अब ये फर्ज करें ये एक ट्रायंगल है PQR
फ़र्ज़ करें ये P है, ये Q है और ये R है साइड, और यहाँ पे ये X है, ये Y है और ये Z है। तो अब ये P Q जो है ये किसके इक्वल होगी, X और Y के, ठीक है। तो ये वाला C वाला ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद सम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। आगे है अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इनलार्ज द फिगर ऑफ ए गिवन स्केलर फैक्टर, स्केल फैक्टर इज कॉल्ड, तो ये इनलार्जमेंट होता है, ये याद करने वाली बात है। ये वाले बड़े इजी एमसीक्यूज होते हैं, तो ये समझ लें ज़रा। मीन फाइंड करने के लिए सारी वैल्यूज़ को प्लस करना होता है और उसको जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उस पर डिवाइड कर देना है। अब ये 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10, तो इन सारों को जमा करना है, तो उस 30 आंसर आएगा। और अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 हैं, तो 5 पे डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। ये वाला जो सबसे ज़्यादा बार बार रिपीट हो, मोस्ट फ्रीक्वेंटली बार बार रिपीट होने वाली जो वैल्यू हो डाटा में, उसको हम लोग मॉड कहते हैं। आगे द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए डिस्क्रीट डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग इज, तो जिस चीज़ का आंसर पॉइंट में ना आए उसको हम लोग डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। मीडियन इस तरह फाइंड करते हैं, पहले डाटा की तरतीब लगा देनी, ये तरतीब लगी, ये दोनों साइडों से एक एक काटते जाएं, तो अब जो दरमियान में आ जाता है उसको हम लोग मीडियन कह देते हैं। ये 5 दरमियान में आ गया। फर्ज करें दरमियान में 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उन दोनों को फिर हम लोगों ने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो हमारा मीडियन आ जाएगा। अब आप लोग ऐसा करें, इसकी दोबारा प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को दोबारा से शुरू करें और यहाँ पे फिर काउंट करके अपने नंबर लिखें कि कितने आए, और कमेंट में भी बताएं आप लोगों के 40 में से कितने मार्क्स आए हैं।